नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो क्लास रहने वाली है दोस्तों, ये 2000 ईस्वी के बाद से जितना भी बिहार पुलिस के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम है, चाहे वह बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर दरोगा हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो, उनके सारे क्वेश्चनों को मैं ले आया हूँ और इसी पे आधारित हमारी क्लास रहने वाली है विद फुल डिस्कशन। तो केमिस्ट्री से जो है अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो कोशिश कीजिएगा क्लास के अंत तक बने रहने का। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर लें, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है दोस्तों केमिस्ट्री का पदार्थ यानी कि मैटर्स, और इसका पहला प्रश्न है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीरा जो है दोस्तों, यह प्रकृति में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। यह कार्बन के प्रमुख अपरूपों में से एक है। यह कार्बन का अपरूप है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। जिन हीरों से सीसा काटा जाता है उन्हें बोर्ट कहते हैं। यह सभी पदार्थों में सर्वाधिक कठोर होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। तो पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है ठोस क्रिस्टल में। पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोस क्रिस्टल में होता है। ठोस को ही क्रिस्टल कहा जाता है। ठोस के कणों के बीच अंतरा अणुक यानी इंटरमॉलिक्यूलर बल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस पूर्णतः असंपीड्य और निश्चित आकार तथा आयतन के होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों द्रव में होता है। तो द्रव में जो है ये नियत आयतन, अनियत आकार और असंकुचन होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका आयतन नियत होता है, अनियत आकार का होता है और असंकुचन होता है। प्रकृति में पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस और प्लाज्मा 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। द्रव का आकार जो है निश्चित, अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और असंकुचित होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो इसमें जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। तो ये दोस्तों क्लोरोफिल जो है ये कोलाइड नहीं है। बाकी धुआं, रूबी ग्लास और दूध जो है ये कोलाइड का उदाहरण है। क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग इसी वर्णक के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, जो कि कोलाइडी नहीं है, जबकि अन्य सभी कोलाइडी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों समांगी यानी कि सदृश मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। तो यह है चीनी और पानी का मिश्रण, यह समांगी मिश्रण है। दोस्तों समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक प्रकार का मिश्रण होता है, जिसमें मूल पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता। ये एक से अधिक घटकों के बने होने के बावजूद पूरी तरह से एक समान दिखाई देते हैं, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, पानी और शराब का मिश्रण, गन पाउडर आदि का मिश्रण। तो इसको उदाहरण के तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह क्या है। तो वह है अणु। किसी तत्व एवं यौगिक का वह छोटा कण, छोटा से भी छोटा कण जो स्वतंत्र होता है, अणु कहलाता है। यह पदार्थ की समस्त विशेषता बताता है, जबकि परमाणु तत्व वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें से जो देख पा रहे हैं आप, उबलता हुआ पानी या रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण और दहन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों।
उबलता हुआ पानी प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन का रूप है, जबकि अन्य प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, दहन रासायनिक परिवर्तन है। जिस परिवर्तन में पदार्थ की वास्तविक पहचान तथा मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि पदार्थ के अवस्था या आकार में ही बदलाव हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों के रस का किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। जल का जमना, चीनी का पिघलना और लवण का क्रिस्टलीकरण जो है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के आकार और माप, रंग और अवस्था जैसे गुण में भौतिक गुण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने वाले जंग का रासायनिक नाम जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 और XH2O। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि आयरन जो है यानी लोहा जल, नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से रोका जा सकता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें कागज का जलना जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। जो एक बार जल गया कागज, उसको दोबारा से हम लोग सही कागज नहीं बना सकते हैं। वह एक नए पदार्थ में बदल जाता है। नए पदार्थ के गुण भी पूरी तरह से अलग होते हैं, जैसे कि कागज का जलना, दूध से दही का बनना आदि जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रासायनिक घटना है? तो इसमें से दूध से दही जमना जो है, दूध से दही बनना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना रासायनिक घटना है। एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दूध में मौजूद लैक्टोज का किण्वन करके उसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। यह दूध के प्रोटीन पर कार्य करके उसे दही का रूप और दही की लाक्षणिक खटास देता है। इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस होता है। पदार्थ में होने वाला यह परिवर्तन जिससे कि नया पदार्थ बनता है, जो मूल पदार्थ से भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्न होता है, इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ये होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ के उदाहरण हैं अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन और नेप्थलीन। तो एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। सामान्य नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। यह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया नहीं अपनाता है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित अर्थात डिकम्पोज होता है तथा उसका गुण और विशिष्टता बदल जाते हैं, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना और दूध का फटना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से लकड़ी का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसा परिवर्तन दोस्तों जिसमें कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, इसके गुणधर्म मूल पदार्थ से अलग होते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन के पश्चात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लकड़ी का जलना, फल का पकना आदि।
पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संघटक या आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि जल से वाष्प या बर्फ का बनना, चीनी घोलकर शरबत बनाना, बर्फ का पिघलना आदि। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना है। तो ये है दोस्तों, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह कथन जो है असत्य है। यह तीनों कथन रासायनिक परिवर्तन के लिए सही है। बाकी का जो तीनों है, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है। ये तीनों सत्य हैं, लेकिन यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है दोस्तों, इसलिए उत्क्रमणीय परिवर्तन लिखा है, जो कि गलत होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो ये उपयुक्त सभी होते हैं, मतलब कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। जब दो पदार्थ परस्पर क्रिया करके भिन्न गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बने हुए नए पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना। तो इस प्रकार जो है हमारा विकल्प डी जो है सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इसमें से पानी का जो उबलना है दोस्तों, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। शेष अन्य रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जैसे कागज का जलना, कोयला का जलना और दूध का खट्टा होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं, पानी का भाप में बदलना, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी लोहे का जंग लगना और दूध से दही बनना, कोयले का जलना, ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप पदार्थ अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकता है। पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कोयले का जलना, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नोट में एक बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ अवस्था परिवर्तन के बाद पुनः अपने मूल रूप में आ सकता है। उदाहरण के लिए, जब पानी को हम लोग जमा देते हैं, तो जमने के बाद अगर उसको गर्म करेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। मोम का पिघलना, मोम पिघला हुआ है, उसको ठंडा करेंगे तो वापस से ठोस हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा अणु परमाणु भार, मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक वेट। इसमें जो प्रश्न है दोस्तों, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो ये बना होता है दोस्तों 3 परमाणु से। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। ओजोन को O3 से निरूपित करते हैं। अधिकांश ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, तो ओजोन को O3 से सूचित करते हैं, यह समताप मंडल में पाया जाता है, और जो है पराबैंगनी विकिरण जो होता है उसको ये रोकने का काम करती है। एक बात और ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कि ओजोन परत का जो डेंसिटी है उसको नापने का इकाई होता है डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन आप ध्यान में रखेंगे, इससे जो है मापा जाता है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार होता है? तो ये होता है 20। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल में 99% से अधिक अणु D2O यानी ड्यूटेरियम के होते हैं, और इसका घनत्व जो है 1.1044, सामान्य जल का 1 से अधिक होता है। ड्यूटेरियम जो है दोस्तों H12, ये देख पा रहे हैं आप, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं।
ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2 होता है, अतः भारी जल का आणविक द्रव्यमान 16 ऑक्सीजन के लिए और 2 जो है ये ड्यूटेरियम के लिए होता है, 2 गुना 2, तो 16 और 4 जो हो जाते हैं ये 20 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का अनुभार क्या है? तो पानी का अनुभार होता है 18 AMU। तो पानी का अणुसूत्र होता है दोस्तों H2O, 2 हाइड्रोजन होता है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है और प्लस ऑक्सीजन का अनुभार 16 होता है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस 16 ये आ जाएगा 18। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी, यही यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो AMU बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट को, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस यौगिक के अणु संहति 40 है? तो ये होता है NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अणु संहति 40 है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका द्रव्यमान 40.01 माइक्रोन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो इसकी परमाणुकता होती है 7। तो परमाणुकता अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि परमाणुकता में सिर्फ आपको अणु को गिन लेना है। जैसे इसमें हाइड्रोजन H2SO4 दिया हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 2 लिखेंगे। सल्फर के 1 अणु है तो इसके लिए 1 आएगा और ऑक्सीजन के 4 अणु हैं तो इसके लिए 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना है एग्जाम में, ठीक है। तो H2SO4 की परमाणुकता 7 होती है। पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन शामिल है। H2SO4 की परमाणुकता 7 होती है। वही बातें हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा मोल संकल्पना और एवोगैड्रो संख्या, मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। तो इसमें पहला प्रश्न है, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीलीटर है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या होगी दोस्तों 3.01 गुना 10 पे पावर 20। पानी की एक बूंद जिसका आयतन इतना है 0.009 ml है, मिलीलीटर है, में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या होगी 3.01 गुना 10 पे पावर 20। जल का आयतन दिया हुआ है दोस्तों, और जल के इतने आयतन पर द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन गुना घनत्व करना होता है। तो जब इसको आप गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और जल का आणविक द्रव्यमान जो होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है। और जब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास ये डाटा निकल के आएगा। तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं तो, या फिर अनुभार किसी का याद ना रहे तो ऐसे क्वेश्चन को नेगेटिव से बचने के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं। मैं आपको सिखा ही दे रहा हूँ। तो इन सभी को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3.011 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। और एक मूल पदार्थ के परमाणुओं में जो है आयनों की संख्या नियत रहती है और इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसका जो है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मोल की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है, दिया गया द्रव्यमान और उसमें भाग देना है आणविक द्रव्यमान से। अगला प्रश्न है, 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻21। ऑक्सीजन का अनुभार होता है दोस्तों 16 और 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या होगी वही एवोगाड्रो संख्या के बराबर। 1 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं इसमें 16 से भाग देकर, ठीक है।
और जब 16 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.16 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो ये होता है दोस्तों 6.023 इंटू 10⁻23। मोल एक इकाई है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करती है। 1 मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु, अणु और अन्य आरंभिक कण होते हैं। 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं, और इसी को दोस्तों एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, और धातु, अधातु और उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलता है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों ब्रोमीन। Br इसका संकेत होता है ब्रोमीन का। ब्रोमीन एक अधातु है यानी कि नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन आवर्त सारणी में हेलोजन श्रेणी का तत्व है जो आवर्त सारणी के 17वें समूह का सदस्य है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि ये जो है हेलोजन ग्रुप में आता है और 17वें समूह का सदस्य है। पारा यानी कि हाइड्रागेरम और गैलियम जो है दोस्तों, ये धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे अधातु की जगह धातु पूछ लिया जाए तो वैसे में आपका आंसर जो है हाइड्रागेरम यानी पारा हो जाएगा, और गैलियम भी हो सकता है जो यदि ऑप्शन में उपलब्ध रहे तो ये दोनों धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाए जाते हैं, और ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों फास्फोरस, ये जो है धातु नहीं है। उपरोक्त प्रश्न में Hg जो है मरकरी, ये धातु है। मैग्नीशियम भी धातु है। सीसा भी धातु है। Pb प्लम्बम को बोलते हैं दोस्तों, जबकि P जो है फास्फोरस, ये अधातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? तो ये है दोस्तों सोना। सोना जो है प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु सोना है, जो कि प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। विश्व में सोना मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। संसार के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 2% भारत में उत्पादित होता है। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। तो सोना के इन दोनों अयस्कों का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी आपसे अयस्क का नाम पूछ लिया जाता है। तो केलावेराइट और सिल्वेनाइट जो है ये सोना के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन, और इसका पहला प्रश्न है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो परिघटना है यह टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव वह परिघटना है जिसमें एक कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं जो उन पर निर्देशित होती है। इसे टिंडल प्रकीर्णन के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो इसमें से जो दूध है ये इमल्सन का उदाहरण है दोस्तों। 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण इमल्सन या पायस कहलाता है। दूध जो है पायस इमल्सन का एक उदाहरण है। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा जो है यह द्रव गैस में परिक्षिप्त का उदाहरण है। बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के परिक्षेपण से द्रव या एरोसोल कोलाइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, धुआं कैसे बनता है? तो धुआं बनता है गैस में ठोस के मिलने से। धुआं एक कोलाइड है जो कि हवा में उपस्थित ठोस एवं गैसों के कणों से बना होता है। धुआं वायु जनित अभिकारकों और गैसों का एक संग्रह है।
जब कोई सामग्री दहन या ताप विघटन से गुजरती है और उसमें वायु का प्रवेश होता है तब धुआं का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है तो पदार्थ कौन सा है? तो जब विलेयता ताप बढ़ने से घटती है तो ऐसा पदार्थ होता है गैस। जब एक निश्चित या स्थिर दाब पर ताप के मान को बढ़ाया जाता है तो गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। इसी प्रकार ताप घटाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। इससे यह पता चलता है कि किसी तरल में गैस की घुलनशीलता तापमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी और ताप को घटाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार आरोही क्रम में होता है? तो इसमें जो है वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडी विलयन और फिर निलंबन। ये जो है बढ़ते क्रम में है दोस्तों। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। वास्तविक विलयन का सबसे छोटा होता है, फिर कोलाइडी विलयन का होता है और उससे बड़ा होता है निलंबन। वास्तविक विलयन समांगी विलयन होता है जिसमें कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि कोलाइडी विलयन विषमांगी विलयन होता है। इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच एवं निलंबनकारी विलयन भी विषमांगी विलयन होता है। इसमें कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। अतः कणों का आरोही क्रम वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और फिर निलंबन के क्रम में होता है। अगला प्रश्न है, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो ये होती है दोस्तों मोललता। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन के मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो सिर्फ आप लोग ही नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, ये मुर्गा भी मेरे से पढ़ता है, बीच बीच में एकदम जवाब देते रहता है, जी सर, ओके सर। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो इसमें था दोस्तों हीलियम नाभिक। ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग कर तत्वों की परमाणु संरचना की व्याख्या की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सोने की एक पतली शीट पर बौछार कर यह प्रयोग किया। अल्फा कणों का स्रोत जो है यह हीलियम नाभिक था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीई यानी कि बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होगी। तो ये होगी n सेल में इसका 2 होगा, l में 0, m में 0 और s में जो है ये होगा -12। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निरूपण करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह को क्वांटम संख्या कहा जाता है। बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं क्रमशः 2, 0, 0 तथा -12 होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? तो इसमें से जो आप देख पा रहे हैं सोडियम प्लस, इसका आकार जो है न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, ClF3 में Cl की संकरण अवस्था क्या है? तो क्लोरीन की संकरण अवस्था पूछा गया है, तो ये होता है sp3d। ClF3 में इसके कुल 5 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसमें 3 अबंध युग्म हैं और 2 जो है एकल युग्म है। ClF3 का परमाणु कक्षक sp2p होगा, जिसमें Cl की संकरण अवस्था sp3d होगी और 5 इलेक्ट्रॉन युग्म और संबंधित संस्करण त्रिकोणीय द्विपिरामिड बनाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिया गया चित्र डैश कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है dxy के आकार को। dxy, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है दोस्तों dxy को दर्शाता है। उपर्युक्त दिया गया चित्र dxy कक्षक के आकार को दर्शाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? H बराबर दिया गया है हमको 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड।
तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये राइट आंसर होगा हमारा 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो ये न्यूट्रिनो दोस्तों नहीं होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रिनो परमाणु का कण नहीं है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन, और परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन की प्रकृति जो है दोस्तों घनात्मक होती है और न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, तत्व यानी कि एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे भाग को एटम कहा जाता है। परमाणु यानी कि एटम किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो इसकी संरचना होगी 2, 8 और 3। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। कक्षाओं यानी कि शैलों व उपकक्षाओं सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है 13, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 3। ठीक है दोस्तों, 2, 8, 10 और 3, 13 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? तो सोडियम आयन की बात हो रही है दोस्तों, तो ये जो है 2, 8 हो जाएगा सोडियम आयन का। सोडियम यानी कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1, लेकिन सोडियम आयन जो होता है दोस्तों यह आयनित फॉर्म में ऐसा होता है Na+ हो जाता है। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन का हानि रहता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है, इसलिए धनात्मक हो चुका होता है, इसलिए जो है 2 और 8 ही होगा इसका। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? तो न्यूक्लियन बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियस को, यानी कि नाभिक को बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियन से तात्पर्य नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों का योग से है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसको ध्यान में रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। यह एक ऐसा कण है जिस पर इकाई ऋणावेश रहता है। इसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम या फिर 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक परमाणु के मध्य में स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त क्षेत्र होता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। इसमें न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो इसके 2 मान संभव होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं, +½ और -½ इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसमें sp संकलित कार्बन है? तो ये दोस्तों CH डबल बॉन्ड CH में होता है संकलित कार्बन। sp संकलित कार्बन होता है। जब 2 समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु को एक साथ मिलाया जाता है तब नए ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। CH डबल बॉन्ड CH में sp संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होती है।
इसकी आकृति रेखीय होती है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। संकरण के जो है अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं: sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो ये संबंध है दोस्तों r समानुपाती n स्क्वायर के। रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या तथा मुख्य क्वांटम संख्या n में निम्नलिखित संबंध होता है। इसका संबंध होता है दोस्तों r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बोर की परिकल्पना के अनुसार nवें स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो ये होता है दोस्तों nh/2π, इसके बराबर होता है। बोर की परिकल्पना के अनुसार nवें स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है nh/2π होता है। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया जो कुछ हल्के परमाणुओं के लिए भी लागू होता है। इसके अनुसार एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित किए बिना कुछ वृत्तीय स्थिर कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूम सकता है। बोर ने पाया कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण जो है L = n × h/2π के बराबर होता है, जहां n जो है 1, 2, 3 n तक प्रत्येक मान की कक्षा की त्रिज्या के अनुमानित संख्या के से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो इसकी संकरण अवस्था होती है sp। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था sp होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में दो तत्वों कार्बन और ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से माना जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसमें अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। विकल्पगत कणों में अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। इसका द्रव्यमान 6.64 × 10⁻⁻27 kg होता है। इस कण की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1899 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन जो है इसमें नहीं होते हैं। ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, O2-2 है दोस्तों। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के हिस्से के बजाय अकेले परमाणु की कक्षा में रहता है। एक परमाणु के प्रत्येक परमाणु कक्षक में विपरीत दिशा वाले दो इलेक्ट्रॉनों को शामिल करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। कुछ यहाँ पर दिया गया है, खोजकर्ता, द्रव्यमान और आवेश, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.1 × 10⁻31 kg और इसका आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब के। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6727 × 10⁻27 kg होता है और इसका आवेश होता है प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी दोस्तों और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6750 × 10⁻27 kg होता है। आवेश की बात करें तो इसका आवेश होता ही नहीं है, जीरो अवश्य होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन को 1774 ईस्वी में कार्ल विल्हेम शीले के द्वारा खोजा गया था। क्लोरीन का नाम ग्रीक शब्द क्लोरोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है हरा पीला। इसका अणुसूत्र Cl2 होता है।
प्रथम विश्व युद्ध में क्लोरीन रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त पहली गैस थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी दोस्तों ये 16 हो जाएगी। परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं हम लोग। इसमें परमाणु संख्या दिया हुआ है 16 और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं जो कि दिया हुआ है 32। और न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर निकालना होता है। तो 32 में से 16 को माइनस कर देंगे और हमें जो है 16 प्राप्त होगा जो कि न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था नील्स बोर ने। कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र यानी नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह कथन बोर का है। रोंटजन को एक्स किरणों की खोज तथा चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो उसके जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी दोस्तों ये 10 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन होगी। आइए देखते हैं। परमाणु क्रमांक जो है 10 है, परमाणु भार 20 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। तो 20 में से 10 घटा दिए, 10 आ गया। न्यूट्रॉन की संख्या जो हो गई दोस्तों ये 10 हो गई। और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो है बराबर होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, U-238 में यानी यूरेनियम 238 में परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 92 प्रोटॉन होते हैं, 146 न्यूट्रॉन होते हैं और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यूरेनियम 238 परमाणु में 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या समान होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है, क्या होता है? तो ये प्रोटॉनों की संख्या। तत्व ऐसे परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु जो है 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और आवेश जो होता है कूलाम में ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही इलेक्ट्रॉन का भी होता है दोस्तों, लेकिन वहां पर पॉजिटिव के जगह नेगेटिव का साइन यूज होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होता है, तो ये जो है 92 न्यूट्रॉन नहीं होता है। यूरेनियम 238 के नाभिक में 92 न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 146 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाना होता है। परमाणु भार हमें 238 दिया गया है और परमाणु संख्या 92 है, जिसको घटाएंगे तो 146 आएगा और यही हमारी न्यूट्रॉन की संख्या होगी दोस्तों। परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में जो है चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी हेनरी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी, वह क्या है? तो इसमें नाभिक की खोज की गई थी दोस्तों। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की थी। इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र के अंदर एक धन आवेश युक्त स्थान या क्षेत्र पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं।
परमाणु के केंद्र अर्थात नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्लस में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो ये होती है 8। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं तथा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या जो है ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अतः कार्बन 14 जो है दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी 14-6, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से पुनः जो है हम लोग प्रोटॉन की संख्या को घटा दिए तो मिल गया हमें न्यूट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूक्लियॉन का मान होता है दोस्तों न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु में न्यूक्लियॉन की संख्या जो है प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के संख्या के योग के बराबर होता है, जिसे उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। न्यूक्लियॉनों की संख्या जो है यह प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक परमाणु यानी कि एटॉम के नाभिक में सम्मिलित है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है दोस्तों। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं? तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण इसलिए समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक ही तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इन तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु के प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ये जो है इसको क्या कहते हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि सबके जो है परमाणु क्रमांक 8 ही हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसको समस्थानिक बोलते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं जो है समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, इसको समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप। जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन 1, 2 और 3। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रिप्टॉन 86 और रुबिडियम 87 जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि दोनों में जब आप परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0 और 5। इसके 50 न्यूट्रॉन है और इसके भी 50 न्यूट्रॉन है। तो ऐसे को जो है सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स कहलाते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अतः क्रिप्टन 86 और रुबिडियम 87 जो है यह सम न्यूट्रॉनिक है क्योंकि इनमें से प्रत्येक के नाभिक में 50 न्यूट्रॉन है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो ये होता है दोस्तों उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। ठीक है। समस्थानिक जो होता है दोस्तों किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ये प्रोटियम तो है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी है, इट्रियम नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी खोज यूरे और मर्फी ने 1931 में की थी दोस्तों। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है वैज्ञानिकों के नाम आपसे पूछ लिए जाएं। इसका उपयोग कार्बनिक प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाने एवं नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में होता है। अतः इट्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स किस में भिन्न होते हैं? तो ये होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं दोस्तों। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। इसी कारण से परमाणु संख्या समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान जो है अलग अलग रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 किसके उदाहरण हैं? तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोनों का भार बल समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये जो है दोस्तों समभारिक के उदाहरण हैं। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या तथा समान परमाणु भार वाले परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। जैसे कि कार्बन 14 और कार्बन 14 है, इसका परमाणु संख्या 6 है और इसका 7 है। एक समभारिक परमाणु के उदाहरण है। इसके विपरीत किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। जैसे ये कार्बन 6 और 12, कार्बन 6 और 13 तथा कार्बन 6 और 14 है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों गैसीय नियम, जिसको गैसियस लॉ भी कहते हैं। चलिए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यह है एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो ये दी जाती है दोस्तों √P/d के रूप में। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल √P/d के रूप में दी जाती है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो ये दोस्तों स्थिर रहती है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी जो ऊर्जा है स्थिर रहती है। अर्थात समतापी परिवर्तन में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है, न कि दाब या आयतन पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस समीकरण को छांटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर V2/V1 = P1/P2 इंटू T2/T1। ठीक है, बात करें दोस्तों बॉयल के नियम की, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात P जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। यहाँ पर ताप स्थिर है। उसके बाद P भी जो होता है ये बराबर होता है K, जो कि स्थिरांक है। इस प्रकार से जब हम इसको करते हैं तो P1/V1 = P2/V2 के बराबर आता है। और चार्ल्स का नियम जो है स्थिर दाब पर किसी निश्चित परिमाण की गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो इसका आयतन होगा ये तापमान के समानुपाती होता है दोस्तों। तो V/T जो है इस तरह से K के बराबर हो जाएगा K स्थिरांक लेने पर। और V1/T1 = V2/T2 हो जाएगा। और जब समीकरण 1 और 2 को इकट्ठे संतुलित करेंगे तो V2/V1 = P1/P2 इंटू T1/T2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है सीधे अनुपातिक होता है किसके?
तो ये जो है टेम्परेचर के सीधे अनुपातिक होता है। गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा तापमान से सीधे अनुपात में होती है। गैसों की गतिज ऊर्जा जो है 3/2 kg इंटू टी के बराबर होती है। तो इसमें जो के होगा दोस्तों, ये समानुपाती होगा टी के बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? तो ये दोस्तों 50 मिलीलीटर होगा। तो दिया गया है T1 जो है हमारा परम ताप दिया है 273 और T2 परम ताप जो है ये 546 डिग्री दिया गया है और आयतन जो है दोस्तों ये 25 मिलीलीटर है पहले का और दूसरे का मांगा जा रहा है। तो वो जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था बराबर वाला, उस पर जब इसको पुट करेंगे तो V1/V2 इक्वल टू T1/T2, जब इस पे डालेंगे डाटा को तो कट छट के जो है ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 2 यानी 50 के बराबर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसें ए तथा बी के समान आयतन के प्रसारण के समय 4:1 के लिए द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1:16। विसरण के नियम से प्रसरण का जो नियम है दोस्तों, ये T समानुपाती 1/√m के बराबर होता है। T1/T2 जो होगा √m2/m1 के बराबर होगा और जब दोनों पक्षों में हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर दोस्तों आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 16/1। तो यही आपका 1:16 जो होगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझेंगे, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम ईंधन की भांति कार्य करता है। यूरेनियम का उपयोग नौसेना के परमाणु प्रणोदन प्रणाली में प्रतिदीप्त कांच के बर्तन बनाने में तथा एक प्रकार की टाइल बनाने में भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ये हो जाएगा, यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 इंटू 10⁻⁻19 वर्ष है। इसका अर्ध आयुकाल लगभग कितना होगा? तो इसका अर्ध आयुकाल होगा दोस्तों 3 इंटू 10⁻18 वर्ष। किसी रेडियोधर्मी तत्व के परमाणुओं की संख्या में इकाई समय में हुए परिवर्तन को विघटन स्थिरांक कहते हैं। इसमें लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। उपस्थित परमाणुओं की मात्रा के आधे क्षय के लिए लगने वाला समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे T½ से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध आयुकाल और विघटन स्थिरांक के बीच का संबंध जो है ये दिया गया है आपको, लैम्डा बराबर 0.693/T½ के बराबर होता है। तो T½ जब उस साइड जाएगा तो T½ बराबर हो जाएगा 0.693/λ और प्रश्न में दिया गया है लैम्डा का मान जो है 2.31 इंटू 10⁻⁻19 वर्ष है। तो जब इसमें से भाग लगाएंगे दोस्तों तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वह T½ बराबर 3 × 10⁻18 वर्ष आ जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो इसमें 2 वर्ष लगेगा दोस्तों। रेडियो एक्टिव पदार्थ की n अर्ध आयु काल के बाद होने वाला क्षय n जो होता है n नॉट हाफ पे पावर n के बराबर होता है। और इस पर जब हम लोग पुट करेंगे तो n नोट इंटू 1/16 रखने पर क्या होगा दोस्तों कि n नोट जो है ये पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है और n जो है पदार्थ की शेष मात्रा को दर्शाता है। प्रारंभिक और शेष मात्रा का ये दिया गया है। और जब इसमें पुट करेंगे दोस्तों तो 1/2 पे पावर n इज इक्वल टू 1/16 और ये 1/2 पे पावर 4 के बराबर होगा। तो n हमारा आ जाएगा 4। तो 1/16वां भाग 6 होने में लगा समय जो होगा n इंटू टी हाफ यानी 4 गुना 6 के बराबर होगा, जो कि 24 माह निकल कर आएगा और यह 2 वर्ष होता है। अगला प्रश्न होता है दोस्तों, गामा रे मूलतः क्या होता है? गामा रे जो दोस्तों होता है ये फोटोन होता है। गामा किरणें मूलतः फोटोन होती है। गामा किरणें विद्युत उदासीन अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनका वेग जो है प्रकाश के वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य से उत्सर्जित जो ऊर्जा है इसका नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे आप। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय अभिक्रिया यानी नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। सूर्य पर उच्च ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की। रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली इन किरणों को रदरफोर्ड ने 1902 ईस्वी में चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित होने के करके पाया कि कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर और कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है तथा अन्य किरणों पर चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रदरफोर्ड ने इन किरणों को क्रमशः अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा विकिरण कहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण जो दोस्तों है ये ऋणात्मक आवेश का वहन करता है। अल्फा धनात्मक और बीटा ऋणात्मक। बीटा किरणें ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इनका द्रव्यमान कम होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं लेड के। 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया। हेनरी बैकुरल ने पाया कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि महत्वपूर्ण रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व को लेड के बने पात्र में भंडारित किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रिय तत्व की सक्रियता का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक स्थिर परमाणु नाभिक अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण ऊर्जा अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय संलयन पर आधारित। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें जो है नाभिकीय संलयन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है।
अगला प्रश्न है 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो उसमें जो है दोस्तों ये हुई थी विखंडन अभिक्रिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया हुई थी। किसी बड़े नाभिक का छोटे-छोटे दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अधिकतम प्रयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है परमाणु भट्टी में। D2O का प्रयोग मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में होता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन की गति को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है और न्यूट्रॉन के अवशेषण की संभावना भी कम होती है। तो भारी जल जो होता है दोस्तों D2O हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना होता है। यह हाइड्रोजन के अन्य परमाणु से भिन्न होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के सामान्य परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, जबकि ड्यूटेरियम के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात एक अधिकाधिक होता है, सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात एक अधिकाधिक होता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों नियंत्रक छड़। नाभिकीय रिएक्टर के विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो इसमें क्रम है दोस्तों बीटा, अल्फा और गामा। ठीक है, हमारा 100वां प्रश्न है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो ये है दोस्तों अल्फा कण। अल्फा किरणें जो है धन आवेशित कणों से युक्त है। अल्फा किरणों के अन्य गुण निम्नलिखित हैं। अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इन किरणों पर 2 इकाई धनावेश होता है। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है और ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल बोलते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिकों से होता है और इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? तो ये किया था दोस्तों हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था, जिसके लिए इनको पियरे क्यूरी व मैरी क्यूरी के साथ वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। रेडियोधर्मी क्षय 3 प्रकार के होते हैं। अल्फा क्षय जिसमें हीलियम उत्सर्जित होता है, बीटा क्षय जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और गामा क्षय जिसमें उच्च ऊर्जा फोटोन उत्सर्जित होते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। पता नहीं आप में से कितने लोग इसको पूरा देख रहे हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।